हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थिंकर फेरल हैडी। इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और डेवलपमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो देख लेते हैं इनके लाइफ के बारे में। बॉर्न ऑन 14 फरवरी 1960 फेरलवे, मिसूरी, यूएसए। तो जैसा कि ज्यादातर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर यूएसए में पैदा होते हैं, तो ये भी एक मिसूरी जो उनका स्टेट है यूएसए का, वहां पैदा होते हैं। ग्रेजुएशन कर लेते हैं 1937 में। आफ्टर अर्निंग पीएचडी, पीएचडी भी करते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी जो है, वहां से 40 में पीएचडी मिल जाती है इनको। फेरल हैडी सर्व्ड इन यूएस नेवी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, क्योंकि उस समय जो भी पैदा होते हैं वो सभी लोग वर्ल्ड वॉर टू में, सभी ने जो यंग थे वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपना सर्व करते हैं। यूएस नेवी ज्वाइन कर लेते हैं, वहां सर्व करते हैं। आफ्टर द वॉर ही टॉट पॉलिटिकल साइंस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते ही ये जो ही ऑल्सो सर्व अ डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो 60 से 66 6 साल तक ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट जो है वहां के डायरेक्टर बनते हैं। और यहीं से इनका इंटरेस्ट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाए नई तरीके से, और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका जो कंट्रीब्यूशन है, ऑल्दो हम सभी लोग जानते हैं फ्रेडरिक्स को फादर माना जाता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन फ्रेडरिक्स बहुत जनरलाइज चीजें बोलते हैं। जैसे उन्होंने डिवीजन भी किया, तो डेवलप और डेवलपिंग नेशन में किया, या जो प्रिज्मेटिक मॉडल बाद में लाते हैं उसमें भी सिर्फ 3 कैटेगरी में जो प्रिज्मेटिक है उनको भी जनरलाइज कर दिया कि सभी जो एग्रीकल्चर से जो डेवलपिंग स्टेट बन रहे हैं वो सभी एक जैसे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम खुद भी फील कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो बहुत दुनिया में अगर डेवलप कंट्रीज को हटा दे तो डेवलपिंग कंट्रीज के नंबर बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या सभी के सिस्टम जो है, एटलीस्ट ब्यूरोक्रेसी, क्या सभी की सेम है? नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम भी सेम नहीं है। तो इसकी वजह से इनको माना जाता है कि इनका कंट्रीब्यूशन पब्लिक और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा है। बहुत माइन्यूटली डिस्कस करते हैं, और क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड होने की वजह से और भी ज्यादा अच्छे से ये एक्सप्लेन कर पाते हैं। He moved to the University of New Mexico in 1967, where he served as a president from 1968 to 75. तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के ये प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं और काफी सालों तक वहां सर्व करते हैं। From 1975 to 1981, he returned to the political science faculty, where he served as a professor emeritus until his death in 2006. तो रिसेंटली 2006 में इनकी मृत्यु होती है। सो देख सकते हैं कि ये रिटायर होने के बावजूद भी लगातार एज ए पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी ही यूज्ड टू टीच, कि और अंत तक ये टीच करते रहे। और इसकी वजह से इनके जो ओपिनियन है, उनके जो आइडियाज है, काफी माइन्यूटली चीजों को डिस्कस कर पाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इनके जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में। तो जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, अभी हमने बताया भी, अपार्ट फ्रॉम एफ.डब्ल्यू. रिक्स in the field of comparative administration, the major contribution came from Farrell Hardy. Farrell Hardy believed that students of public administration should have knowledge of other countries apart from USA administration. क्योंकि ये जो public administration को तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे when you have the knowledge of other administration also, कि दूसरे countries में भी कैसा administration चल रहा है, उसको कंपेयर करने से ही आपको पता चलेगा मेरिट और डीमेरिट क्या है। During his lifetime continued to work comparative public administration, जो उसके हमने बताया आपको। For that he took bureaucracy as a variable throughout the world to compare. अब इनका वेरिएबल क्या था कि ब्यूरोक्रेसी कहां पे कैसी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि कौन सा कंट्री जो है डेवलप्ड है और कौन सा अंडर डेवलप है या डेवलपिंग है। तो ब्यूरोक्रेसी को वेरिएबल की तरह, किसी भी रिसर्च में हमें वेरिएबल चाहिए होता है, तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक वेरिएबल है कि जो डेवलप कंट्री है उनकी ब्यूरोक्रेसी बेटर होगी डेवलपिंग कंट्री से, और जो अंडर डेवलप कंट्री है उनकी ब्यूरोक्रेसी और भी खराब होगी, या उसके पास पावर नहीं होगी, या अल्टीमेट पावर होगी। इस तरह से इन्होंने अपने, जो हम आगे देखेंगे, डिफरेंशिएट भी किया है, क्लासिफाई भी किया है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको, जैसे हम बता चुके हैं, ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर, प्रोटेस्ट एंड वाटरगेट स्कैंडल, एंड रोट अ कमेंट्री ऑन हिज एक्सपीरियंस। तो अमेरिका के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें, वियतनाम वॉर जिसमें एक तरह से क्राइसिस चल रही थी, क्योंकि उस समय रिचर्ड निक्सन थे, और उन जो
कह सकते हैं कि दूसरा जो आइडिया था वाटर गेट स्कैंडल, जहां पे कुछ रिश्वत ली गई थी जो सीनेटर्स थे उनके द्वारा, और उसकी वजह से वहां पे काफी वियतनाम वॉर के अगेंस्ट में जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज थी, वहां पे स्टूडेंट्स काफी अगेंस्ट में थे कि अमेरिका इंपीरियलिज्म कर रहा है और दूसरे कंट्रीज को इस तरह से। और दूसरा जो वाटर गेट स्कैंडल हो गया, उसकी जगह करप्ट भी हो गया, और इसी वाटर गेट स्कैंडल की वजह से रिचर्ड निक्सन उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उनको रिजाइन भी करना पड़ा, आप लोग जानते होंगे। तो आगे देखते हैं कि उस क्राइसिस कंडीशन में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को काफी तेजी अच्छे संभाला भी अपनी यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे अगेंस्ट द वियतनाम वॉर, और दूसरी तरफ जो हो रहा था करप्शन के चार्जेस भी लग गए थे निक्सन के ऊपर। अब इन सब चीजों के समय में एडमिनिस्ट्रेशन को ये जज कर रहे थे, खुद प्रैक्टिकली इन्वॉल्व भी थे एडमिनिस्ट्रेशन में, और साथ ही साथ ऑब्जर्व भी कर रहे थे। फेरल हैड मच इन कॉमन विथ हिज कंटेम्परेरीज, बहुत कॉमन है। ग्रुप ऑफ इंक्लूड फ्रेडरिक्स, जैसा फ्रेडरिक्स उस समय कंटेम्परेरी थे, डेविड वॉल्डो, एल्फ्रेड डेमेंट, विलियम सिफनी, लेंड कार्डेल, गैब्रियल अल्मंड, वॉल्टर सार्क एंड द मेनी अदर अर्ली कंट्रीब्यूटर्स टू नॉलेज ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। वो ऑलमोस्ट उसी तरह के, लेकिन इनका जो आइडिया था वह काफी क्लियर था। जैसे हमने देखा फ्रेडरिक्स का काफी ब्लर है, डेविड वॉल्डो भी बात करते हैं लेकिन उतना क्लियर नहीं है, लेकिन अगर हम फेरल हैडी को देखें तो सबसे अधिक क्लियर इन्हीं का आइडिया है। तो जैसा नेक्स्ट लिखा, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द सक्सेस ऑफ मार्शल प्लान क्रिएटेड न्यू फील्ड ऑफ स्टडी, क्योंकि जब हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसके बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री थे या यूरोपियन कंट्री जो थे वो क्या हो रहे थे, वो काफी कोलैप्स कर गए, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट मॉडल था वो सारा कोलैप्स कर गया। तो एक तरफ से सोवियत यूनियन जो है वो कोशिश कर रहा था कि उन कंट्रीज को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंतर्गत लेके कम्युनिस्ट कंट्रीज बनाया जाए, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी होता है, और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो कम्युनिस्ट बन भी जाती हैं। अगर आप देखेंगे बेलारूस, यूक्रेन और ये सारी कंट्री। उसी तरह में जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उनको बचाने के लिए कहीं वो भी कम्युनिस्ट ना बन जाए, तो मार्शल प्लान भेजा गया, और वहां यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ढेर सारा जो फंड दिया गया डेवलपमेंट के लिए, कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अब यहां से डेवलपमेंट जो आया कि डेवलपमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहेगा, ये एक नई फील्ड क्रिएट कर देता है। इकोनॉमी स्टार्टेड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था वो रूल एंड रेगुलेशंस एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होता था। अब क्या हो गया, डेवलपमेंट एक बेसिक आइडिया हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, कि अभी तक क्योंकि डिक्टेटरशिप भी चल रही थी, अगर आप देखेंगे तो एक तरह से जर्मनी के अंदर मुसोलिनी या इसी तरह तमाम सारे कंट्रीज में हर जगह डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेमोक्रेसी तेजी से इवॉल्व हुई। अब इंडिया भी उसी में इंडिपेंडेंट होता है, चाइना जैसे कंट्री और तमाम सारे कंट्री इंडिपेंडेंट होते हैं। नए तरीके से डेवलपमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन का काम अब इंपीरियलिज्म को बढ़ाना नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम अब सिर्फ रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करके जो खजाना है उसको भरना नहीं था। अब क्या हो गया कि डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, और जो पीपल है, जो जनता है, जो मासेस है, दे हैव देयर ओन शेयर, कि उनको अपना शेयर मिलना चाहिए। अब इस चीज को लेके वहां से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, डेवलपमेंट मैनेजमेंट ब्रॉडेंड इट्स एरिया इन 90s, और ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन काफी दिनों तक चलता है, लेकिन दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। आपको मालूम है कोल्ड वॉर चल रहा था और 2 पोल थे, बाइपोलर कह सकते हैं दुनिया थी, जिसमें एक पोल सोशलिस्ट ब्लॉक जो चलाता था, जिसमें कम्युनिस्ट रूल थे, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन सोशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कम्युनिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसको कह सकते हैं फेरल हैडी भी डिस्क्राइब करते हैं कि वहां किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। एट द सेम टाइम जो लिबरल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेस था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब डेवलपमेंट को भी किस तरह से देखा जाए, तो डेवलपमेंट की पहचान करने के लिए हमको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत यहीं से होती है, और डेवलपमेंट को एसेस करना कि हम कितना डेवलप हुए हैं। अदरवाइज तो आज हम कह सकते हैं इंडिया बहुत डेवलप हो गया, लेकिन इंडिया कितना डेवलप हुआ अगर हम कंपेयर करें उसी समय जो लोग आजाद हुए, चाहे साउथ कोरिया हुआ हो या चाइना हुआ हो, उससे कंपेयर करें, या फिर हमारे साथी पाकिस्तान, अगर श्रीलंका या दूसरे कंट्री जो हुए उससे कंपेयर करें, तो हम कहीं बीच में आते हैं कि पूरी तरह से हम बहुत तेजी से डेवलप भी नहीं कर पाए,
या फिर हम पूरी तरह से बर्बाद भी नहीं हुए, जिस तरह से अगर हम देखें दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज या बहुत से कंट्रीज जो है उनका सिस्टम उतना अच्छा नहीं चला। तो आगे देखते हैं। तो देखते हैं, इंटरनेशनल एप्लीकेशंस ऑफ मैनेजरिज्म ऑफन रिफर्ड एज अ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। जो मैनेजरिज्म आया कि मैनेजर्स किस तरह काम करेंगे, ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आ चुका था, हम जानते हैं पहले से, वर्ल्ड वॉर से पहले। इमर्ज एज अ थर्ड ऑफस्प्रिंग ऑफ ट्रेडिशनल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात होने लगी। अभी तक जो मैनेजमेंट था वो क्या था, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड था और बहुत छोटे लेवल पे था। अब ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने बोला कि उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी अप्लाई करते हैं और उसी तरह से एफिशिएंट बना लेते हैं, जिस तरह से जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। तो ये थर्ड ऑफस्प्रिंग, थर्ड तीसरे बच्चे की तरह माना गया, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट हुआ। ड्यूरिंग 80s, as economic and competitive demand pushed for development and democratization, and governments were pressured to improve economic policy decision and use scarce resources more efficiently throughout the world. इंडिया में भी अगर आप 80s में देखेंगे तो हमारे यहाँ भी एक प्रेशर बना कि मार्केट को ओपन किया जाए और फोकस हो गया अब लोगों का इकोनॉमी पे कि अब लोगों को वेलफेयर चाहिए था, अभी तक सस्टेनेंस चाहिए था, अभी तक से सर्वाइव करना चाहिए था। अब लोग गवर्नमेंट से डिमांड करने लगे। और 80s में ही जो हमने अभी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जहां पे हमने बोला कि एक तरह से कम्युनिस्ट रूल थे, वो एक एक करके कोलैप्स करने लगे। इसको हम कलर रेवोल्यूशन बोलते हैं, कलर रेवोल्यूशन के थ्रू। और यहां से नए एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ने लगी और यहां से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आ गया पूरी दुनिया में। उसके बाद 80s से 90s के बीच में हम देखते हैं सोवियत यूनियन भी कोलैप्स कर जाता है, तो ऑलमोस्ट सारे कम्युनिस्ट कंट्री 15 नए कंट्री बन जाते हैं जहां पे कोई कम्युनिस्ट रूल नहीं रह जाता। और कुछ ही कंट्री बनते हैं, चाइना, अगर नॉर्थ कोरिया, क्यूबा को छोड़ दिया जाए तो वहां कम्युनिस्ट कंट्री उतने नहीं बनते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन का रोल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब इनकी बुक्स देख लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, आप याद रखिए इसको। पेपर्स ऑन कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के। ही वर्क अ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, सीएजी जो था, स्कॉलर इन साउथ एशियन कंट्रीज की, साउथ एशियन कंट्रीज के जो थे सीएजी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में, जिसमें फ्रेडरिक्स भी थे, वो चेयरमैन भी थे उसके, वहां पे काम भी करते हैं। हिज कंट्रीब्यूशन बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, तो दोनों ही कंट्रीज को ये समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देख लेते हैं ये क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं। तो देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, जो लेस डेवलप है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से, और बहुत अच्छे से इन्होंने डिवाइड किया। अकॉर्डिंग टू हेडिंग, द पॉलिटिकल सिस्टम इन दिस कंट्रीज आर टू टाइप्स, दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट, ब्यूरोक्रेसी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रेजिम, तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्रोमिनेंट करेगी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं नौकरशाही का अधिपत्य ज्यादा होगा वहां पे, पॉलिटिकल रिजीम जो राजनीतिक रिजीम है उस पे। दूसरा, पार्टी डोमिनेटेड प्रोमिनेंट होगा, जहां पार्टी का प्रोमिनेंस ज्यादा होगा, ब्यूरोक्रेसी का कम होगा। तो पहला देख लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रिजीम्स को ये किस तरह से बांटते हैं, उसके टेनेट्स क्या होंगे, उसकी विशेषताएं क्या होंगी, या उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम देख लेते हैं। तो as the name applies, in these countries bureaucracy occupies the central position in the power game. तो सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होगा वो किसका होगा, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का। Most of the powers are concentrated into its hand and all the decision at the political level are taken by it. तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करेगी और सभी डिसीजन यही बताएगी। He further divided these regime into 4 types. तो इसी तरह से अगर हम देखें कि 10 फोल्ड जो बनते हैं, 4 इसमें है और 4 उसको मिला के 10 फोल्ड्स इनके पूछा भी आता है, तो आइडिया बन जाते हैं। अब देखते हैं कि पहला इन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल एलीट सिस्टम, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बोल रहे हैं जहां पे ब्यूरोक्रेसी प्रोमिनेंट रोल करे। ट्रेडिशनल एलीट, पर्सनलिस्ट ब्यूरोक्रेटिक एलीट्स, कोलेजियल ब्यूरोक्रेटिक एलीट्स, पेंडुलम सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रेजिम्स, ये चारों हैं। इसको भी देख लेते हैं डिटेल में कि ये क्या है एग्जैक्टली इनमें होता है। तो देख लेते हैं, ट्रेडिशनल एलिट मींस पारंपरिक जो उच्च वर्ग का सिस्टम है उसको कह सकते हैं। ये उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ऑब्वियसली हर आदमी तो पार्टिसिपेट नहीं करता है, एक आम आदमी जो है देश का या कोई जनता कोई भी पार्टिसिपेट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं करती है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो कुछ लोग कौन है, वो भी एलीट है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं वही। अब इसमें भी इन्होंने कहा कि 2 पार्ट में बांट दिया, ऑर्थो ट्रेडिशनल एलीट
और नियो ट्रेडिशनल एलिट जो है। ऑर्थो का मतलब ट्रू मोनार्किकल सिस्टम होगा वहां पे, जैसे, और वहां पे राजशाही होगी, वहां पे कोई भी डेमोक्रेसी या फिर प्रजातंत्र नहीं होगा, कोई प्रेशर ग्रुप नहीं होगा, या बहुत हल्का फुल्का होगा, बेस्ड ऑन द मिलिट्री, कि सारी मिलिट्री पावर से कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी से कंट्रोल होगा, पार्लियामेंट से कंट्रोल नहीं होगा, मिलिट्री पावर से कंट्रोल होता है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया सऊदी अरेबिया को। अब ये एग्जाम्पल्स कई बार थोड़ा सा आज के समय अगर हम कंपेयर करें तो वो अलग भी हो जाते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल सही जा रहा है। अगर कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे जो आने वाले दिनों में इसमें, वो क्या होगा, वो आज के समय से अगर कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा इधर उधर होते हैं कि वो उसमें फिट नहीं होते हैं कई बार, लेकिन उस समय के कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल सही इन्होंने क्लासिफाई किया। न्यू ट्रेडिशनल जो नव पारंपरिक है, वो क्या होता है, डेमोक्रेसी विथ थियोक्रेसी। थियोक्रेसी हम जानते हैं रिलीजियस रूल, जहां पर रिलीजन सबसे ऊपर होगा वहां पे थियोक्रेसी होता है। प्रजातंत्र तो होगा, इलेक्शन भी होगा, सब कुछ होगा, पार्लियामेंट होगी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन जब कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो सुप्रीम रिलीजियस लीडर होगा, जो थियोक्रेसी से चलता होगा, वो बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यूएई, ईरान है। अथॉरिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम रिलीजन, और रिलीजन से अलग कहीं मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई ऐसा बिल पास किया जो कि रिलीजन या उस वहां के धर्म के अनुसार नहीं है, तो वो उसको पलट देंगे। रिलीजियस गुरु जो होगा वो सबसे ऊपर होगा, डोमिनेटेड बाय रिलीजियस लीडर। जैसे आप देख सकते हैं कि खमैनी जो है ईरान के अंदर, वो रिलीजियस सुप्रीम गुरु है। तो इवन अगर प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं या पार्लियामेंट वहां की कुछ पास भी कर देती है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो चीजें नहीं मानी जाएगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस तरह के स्टेट को हम थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। और ये नॉन ट्रेडिशनल, इस तरह में हमेशा से परंपरा नहीं रही है, लेकिन ये नॉन ट्रेडिशनल रहे। पर्सनालिटीज ब्यूरो क्रेटिक एलिट सिस्टम जो है, तो यहां देख लेते हैं पर्सनालिटी, जैसा लिखा है पर्सनालिटी ब्यूरोक्रेटिक एलिट सिस्टम, द पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन। किसी एक खास व्यक्ति में पावर कंसंट्रेट रहेगी, और उस को कहेंगे दिस इज कॉल्ड कॉर्डिलो। स्पेनिश जो इनको टर्म दिया, स्पेनिश स्ट्रॉन्ग मैन और चीफ। फॉर एग्जाम्पल कांगो, सूडान, अल्जीरिया, यहाँ पे बहुत बार अफ्रीकन कंट्रीज में आपने देखा है कि किसी एक आदमी के पास सारी पावर होती है, वो चाहे जब चाहे वो मोनार्की से भी ऊपर है। कोई राजा नहीं है कि उसको थियोक्रेसी से नहीं आया है या ट्रेडिशनली मोनार्की से नहीं आया, वो किसी भी तरह से वो बन गया है चीफ, लेकिन सारी जो शक्ति है, जो सारा आइडिया है उसके पास ही है, और वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ब्यूरोक्रेसी को भी लेके लेजिस्लेचर को भी, जुडिशरी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है वहां पे। इसके अलावा देखते हैं थर्ड पार्ट में इन्होंने जो बांटा है कॉलेजियल ब्यूरोक्रेटिक एलिट सिस्टम। पावर इज कंसंट्रेटेड इन कॉलेजियल बॉडी। कॉलेजियल बॉडी आपने सुना होगा, कॉलेजियम की बात हमारे यहाँ बहुत बार होती है जब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट की बात होती है सुप्रीम कोर्ट के, तो बोलते हैं कि कॉलेजियल बॉडी जो होगी वो करेगी। तो कॉलेजियल बॉडी है क्या, वो हम देख सकते हैं। मोस्टली फ्रॉम मिलिट्रियल बैकग्राउंड, तो मिलिट्री बैकग्राउंड के लोग मिलकर एक कॉलेजियल बॉडी बनाते हैं जो डिसीजन लेते हैं। तो कुछ हद तक तो पावर एक आदमी पे सेंटर नहीं है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के अंदर सेंटर है। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव सिमिलर रैंक्स, और सभी की ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। जैसे कॉलेजियल जो फोरम हमारे जो चीफ जस्टिस को छोड़ के अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जस्टिस हैं सबकी पावर बराबर है, और वो सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो जो कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस जो है, वो उनके पास भी पावर उतनी है, सिर्फ एक चीफ जस्टिस काम के लिए बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि उनका वोट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होता है। मोस्ट ऑफ द जनरली पावर एक्वायर्ड बाय मिलिट्री कू, यहाँ पे पावर जो है मिलिट्री कू के थ्रू एक्वायर कर ली जाती है। एब्सेंस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, तो एब्सेंस होगा पब्लिक पार्टिसिपेशन का, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई जब मिलिट्री कू हुआ है उसके बाद में, जैसे आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली हम पाकिस्तान का एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, इन्होंने जो दिया म्यांमार एंड निकारागुआ। अब म्यांमार में अब इस तरह से नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं वहां पे थोड़ा सा डेमोक्रेसी आ गई है म्यांमार में, और तो अब वहां पे जो है आंग सान सू की आ गई हैं। पहले मिलिट्री रूल हुआ करता था, लेकिन अभी वहां पे
जो सुप्रीम पावर होती है वो स्टेट काउंसलर जो आंग सान सू की हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट भी होते हैं, विन मिन जो है वहां के प्रेसिडेंट है, लेकिन उतनी पावर नहीं होती जितना स्टेट काउंसलर के पास होती है। तो आंग सान सू की के पास काफी पावर है। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, जैसे मैंने पहले बताया था कि चेंज होते रहते हैं, लेकिन उस समय का सिस्टम पूरी तरह से मिलिट्री रूल होता था, वो कोलिजियल बॉडी ही डिसाइड करती थी किस तरह से होगा। आंग सान सू की को इसीलिए नोबेल पीस प्राइज मिला कि उस जो मिलिट्री बॉडी थी उसके अगेंस्ट में इन्होंने काफी डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष किया, काफी साल जेल में रही, और इंडिया में भी पढ़ी है, यहाँ पे इंडिया के डीयू में पढ़ के गई वो, और इस तरह की तमाम सारी चीजें। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बॉडी को ये कह रहे हैं कि ये भी डेवलपिंग कंट्रीज का ये थर्ड कह सकते हैं कि टेनेट है। अब हम आगे देख लेते हैं, तो फोर्थ देख लेते हैं, पेंडुलम सिस्टम ब्यूरोक्रेसी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रेजिम। तो जैसा लग रहा पेंडुलम, पेंडुलम आप लोग सब लोग जानते होंगे कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो ये घूमता रहता है इधर उधर धागे से लटका हुआ। तो ऑसिलेशन बिटवीन अ मिलिट्री टाइप एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलीआर्कल कम्पिटिटिव सिस्टम। पॉलीआर्कल मतलब जहां पे ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कम्पिटिटिव जैसे हमारा सिस्टम है इंडिया में कि ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टी है आपस में कम्पीट करती है, जिसको जनता ज्यादा वोट दे देती है वो बन जाता है। तो उसके बीच में और मिलिट्री टाइप के बीच में ये पेंडुलम की तरह काम करते रहते हैं। तो आज अभी तो नहीं, लेकिन कुछ सालों पहले तक लगातार आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसा बहुत होता था कि कभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती थी, फिर पॉलिटिकल कॉम्पिटिटिव सिस्टम आ जाता, अलग अलग पार्टी इलेक्शन भी लड़ती थी, फिर कभी आ जाता था। तो कई बार हुआ वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। अब उस सिस्टम में क्या होगा, अस्थिरता तो होगी ही, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पे देख सकते हैं इसीलिए टेररिज्म भी बढ़ जाता है, क्योंकि लगा कभी मिलिट्री रूल आ गया, कभी पॉलिटिकल पार्टी का रूल आ गया, वो जब तक वो समझते थे तब तक दूसरा सिस्टम आ जाता था। तो उसकी वजह से जो डिसीजन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई, और उसकी वजह से अगर हम टेररिज्म को एक इशू माने तो वो टेररिज्म भी बढ़ता है वहां पे। तो अब हम आगे देख लेते हैं, जो सेकंड पार्ट था पार्टी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल रेजिम्स, कि पार्टी जहां पे प्रोमिनेंट होंगी उसको भी इन्होंने दो पार्ट में बांट दिया, पॉलीआर्कल कम्पिटिटिव सिस्टम और डोमिनेंट पार्टी सेमी कम्पिटिटिव सिस्टम। तो एक तो उधर ब्यूरोक्रेटिक प्रोमिनेंट जो था वो तो हमने देख लिया, उसके जितने भी सब डिवीजन थे वो भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि पार्टी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल जो सेकंड पार्ट उन्होंने बताया था उसमें क्या होता है। इसको भी दो भाग में बांट दिया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसको कहते हैं पहला पॉलीआर्कल कम्पिटिटिव सिस्टम, देख लेते हैं क्या है। इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, जैसे इंडिया में भी होता है। तो हमारे यहाँ ढेर सारी, या यूएस में भी देख सकते हैं, ऑल्दो वहां मेजरली टू पार्टी सिस्टम है, या ब्रिटेन में भी टू पार्टी मेजरली है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टीज नहीं है, मेजर दो पार्टी है, लेकिन वहां पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम ही है। इंडिया में बहुत क्लियर है, ढेर सारी पार्टीज हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। तो हमारे यहाँ भी पब्लिक पार्टिसिपेशन है, यूएस में, यूरोप में, ज्यादातर जगह जहां डेमोक्रेसीज है वहां पे पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। प्रेशर ग्रुप्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब हो सकता है जैसे अलग अलग ग्रुप जो डायरेक्टली पॉलिटिकल उसमें तो पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्टोरल चीजों में, जैसे हमारे यहाँ किसान सभा हो गई, मजदूर संघ हो गए, या इस तरह से ट्रेड यूनियन जिसको हम कहते हैं, स्टूडेंट यूनियन जो उसको कहते हैं, या वुमेन फेडरेशन जो होते हैं, इस तरह से, या जो फिक्की हो गया जो इंडस्ट्रियलिस्ट का चैम्बर्स हो गए, या इसी तरह से अलग अलग लोगों के जो चैम्बर्स होते हैं, आईएएस आईपीएस एसोसिएशन है, ये तो इलेक्शन तो नहीं लड़ते ये सभी, लेकिन ये प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दबाव समूह। तो इनका एग्जिस्टेंस रहेगा। जहां पे हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती, वहां पे इसका एग्जिस्टेंस कम हो जाता है। डाइवर्स आइडियोलॉजी भी होगी। इंडिया को भी इसमें एग्जांपल में देख ले तो ढेर सारी आइडियोलॉजीज हैं, फार राइट टू फार लेफ्ट। तो हम जानते हैं लेफ्ट जो कम्युनिज्म में बिलीव कर रहे हैं वो लेफ्ट कहलाएंगे, फार राइट जो कंजर्वेटिव होंगे, जो फंडामेंटलिस्ट होंगे, जो रिलीजियस पॉलिटिक्स करेंगे, उस तरह के लोगों को मान सकते हैं, और बीच में सेंट्रिस्ट भी हो सकते हैं। तो अलग अलग हमारे यहाँ देख सकते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, इस तरह की पार्टीज अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं यूएस के अंदर भी यही होता है। तो आगे देखते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ये उस समय की बात कर रहे हैं, 70s 80s की बात कर रहे हैं, तब तक जो इंडिया का सिस्टम था उसको इसमें नहीं लग रहा है। लेकिन पार्टी में नॉट बी एबल टू एक्वायर कंप्लीट मेजोरिटी, जैसे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं, कि ये हो सकता है कि कंप्लीट मेजोरिटी वहां पे ना मिले। तो लेकिन आज के समय इंडिया में भी अगर हम देखें तो ऐसा है,
दूसरा जो बोले डोमिनेंट पार्टी सेमी कॉम्पिटिटिव सिस्टम, तो एक जो पार्टी होगा उसका डोमिनेशन होगा, आधिपत्य होगा। कॉम्पिटिटिव सिस्टम तो होगा जहां पे लोग इलेक्शन होंगे, अलग अलग पार्टी पार्टिसिपेट करेंगे, कंपटीशन करेंगे, लेकिन डोमिनेशन किसका होगा? एक सिंगल पार्टी का। मोनोपोलाइज पावर बाय ए सिंगल डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी, तो एक सिंगल डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी होगी। यहां पे इन्होंने मलेशिया और इंडिया, क्योंकि उस समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस या आज के समय जिसको हम कांग्रेस कह रहे हैं, वो कांग्रेस जो है एक सिंगल पार्टी थी, बाकी अपोजिशन बहुत छोटा हुआ करता था। जिस तरह से अगर आज उल्टा हो गया है, जिस तरह से बीजेपी इतनी स्ट्रांग हो गई है, तो फिर से देख सकते हैं बीजेपी स्ट्रांग है और अपोजिशन ऑलमोस्ट नहीं है, कोई भी पोजीशन वहां पे नहीं है। तो उसी तरह से कांग्रेस उस समय वो करती थी जैसे आज के समय, तो ये सिंगल पार्टी मोनोपोलाइज कर लेती थी सारी चीजें। अदर पार्टी एग्जिस्ट बट हैव वेरी नॉमिनल रोल, तो दूसरी पार्टी इसका बहुत कम रोल हुआ करता था। मलेशिया, इंडिया का एग्जांपल उन्होंने दिया। और बीच में अगर देखें तो हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम आया था, लेकिन फिर से एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बीजेपी बन के आती है उसका एक तरह से मोनोपोली है, वो जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। अपोजिशन कुछ बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता, पब्लिक में तो कर सकता है लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उनका कोई रोल नहीं होता, और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हो जाते हैं कुछ भी कराने में। इसके बाद हम देख लेते हैं सी पार्ट, डोमिनेंट पार्टी मोबिलाइजेशन सिस्टम, जो है सिंगल पार्टी एक्वायर पावर्स, यहां पे सिंगल हो तो सिंगल पार्टी मोबिलाइजेशन सिस्टम, सिंगल पार्टी एक्वायर पावर, जैसे द पार्टी एलिमिनेट द अपोजिशन थ्रू अथॉरिटी एंड टेक्निकलिटी, तो पार्टी जो पावर में आ जाएगी वो किसी न किसी तरह से अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश करेगी थ्रू लीगलिटी या अपनी अथॉरिटी के थ्रू, चाहे वो जेल में डाल दे किसी को, जैसे कुछ हद तक इंडिया में भी हो रहा है, या जो आंग सान सू की जिस तरह से थी म्यांमार में, उनको जेल में डाल दिया जाता था किसी भी चीज की लीगलिटी बता के। तो अपोजिशन वेरी वीक और एब्सेंट, वहां पे क्या होगा? अपोजिशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा या बहुत ही वीक होगा। अपोजिशन गेट ओनली सम लीगल पावर सो दैट दे कैन नॉट बी चैलेंज द स्टेट, कि इतनी लीगल पावर होगी कि वो स्टेट को या जो गवर्नमेंट है उसको चैलेंज ना कर पाए, उसको हटा ना पाए। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया फेरल हेडी के अकॉर्डिंग बोलीविया, घाना और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में दिया है। इसके बाद आते हैं जो लास्ट है, वो है कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन सिस्टम। तो कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन सिस्टम में क्या होगा? जैसे आप जानते हैं कम्युनिज्म में क्या होता है, तो हमने बताया कि मैनी ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, तो उस समय जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, चाहे बेलारूस हो, यूक्रेन हो, चेकोस्लोवाकिया हो, अजरबैजान हो, ये सारे कंट्रीज जो थे वहां पे कम्युनिस्ट सिस्टम आ चुका था। और इसके अलावा सोवियत यूनियन जो था वो तो बड़ा, रसिया और बाकी 14 और कंट्री जो सेंट्रल एशिया के थे वो सारे मिला के वहां तो कम्युनिस्ट रूल था ही। तो वहां पे किस तरह से ब्यूरोक्रेसी चलेगी वो बता रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल पार्टी इन्फ्लुएंस बाय मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी। तो वहां पे एक ही पार्टी की मोनोपोली होती है किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में। जैसा अगर चाइना में देखें तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करेगी और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी पे। तो मार्क्स का जो आइडिया था, मार्क्स ने बोला था कि क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी होते हैं उनको, उनके अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी है ये हमेशा अमीरों को सर्व करती है। इसमें फायदा किसका होता है इस डेमोक्रेसी में? जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, जो वोट डालने की डेमोक्रेसी है, बोले उसमें देते तो सभी लोग वोट है, लेकिन फायदा अल्टीमेटली किसका होता है? अमीरों का होता है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि गरीबों को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी और वो डिक्टेटरशिप, तानाशाही की तरह चलानी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा? अमीर लोग फिर से आपको हटा देंगे और वो फिर से सत्ता में आ जाएंगे। और इसी चीज को आगे लेनिनिस्ट, जो लेनिन थे, उन्होंने इसको बोला कौन करेगा ये? तो ये पार्टी करेगी, और इस पार्टी को बोला कम्युनिस्ट पार्टी। और वो सोवियत रसिया के अंदर ये क्रांति ला भी आते हैं, हमको मालूम है 1917 में जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है या बोल्शेविक रेवोल्यूशन बोलते हैं, वहां से आ जाता है। उसके बाद उस पार्टी की आइडियोलॉजी जो होगी वो लेबर्स के लिए होगी, प्रो लेबर होगी, और एंटी एलिट होगी, या कह सकते हैं जो पूंजीपति है उनके अगेंस्ट होगी। और ये कह रहा है कि सारी पावर अपने पास रखनी पड़ेगी, नहीं तो पूंजीपति हमको पलट देंगे। और इसकी वजह से क्या होता है? नो ओपन अपोजिशन, कोई भी दूसरा अपोजिशन वहां पे नहीं होता। राइवल आइडियोलॉजी भी नहीं होती, कि ऐसा नहीं कि कम्युनिस्ट कंट्री में लिबरल लोग भी वहां पार्टिसिपेट, वो कहते हैं कि नहीं, आप रह तो सकते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और वोटिंग राइट आपके पास नहीं होगा। जो लोग इसमें बिलीव नहीं करते हैं कि दुनिया के सभी लोग या जो
इकोनॉमिक इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, कहते हैं कि सभी को इकोनॉमिक इक्वलिटी मिलनी चाहिए और जो लेबर है वो भी उतनी मेहनत कर रहा है जितना मिल का मालिक, इसलिए सभी के पास बराबर होना चाहिए। अगर आप उसमें बिलीव नहीं करते हैं तो आपका वोटिंग राइट आपको नहीं मिलेगा और आप पार्टी के मेंबर नहीं होंगे। पार्टी के मेंबर नहीं होंगे तो फिर वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो सिर्फ पार्टी के अंदर ही वोटिंग होती है, बाकी बाहर तो होती नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी डोमिनेटेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी एंड इट्स। अब ब्यूरोक्रेसी में भी कहते हैं कि अब इस डिक्टेटरशिप को जो है, तानाशाही को मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, जो इस विचारधारा में विश्वास करते वही लोग ब्यूरोक्रेसी में होने चाहिए। अदरवाइज अगर उदारवादी लोग या लिबरल लोग आ जाएंगे तो वो जो कह रहे हैं कि मजदूरों का जो शासन है वो खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली फिर वही हो जाएगा जिस तरह से कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में या लिबरल कंट्रीज में जिस तरह से मजदूरों को सबसे कम सैलरी मिलती है और जो ऊपर के लोग होते हैं उनको ज्यादा सैलरी मिलती है। और इसका अपोजिट जो होता है कि अगर आप देखेंगे तो जो कम्युनिस्ट कंट्री है वहां पे लेबर्स की सैलरी सबसे अधिक होती है। अगर चाइना का देखें तो चाइना में भी सी जिनपिंग जो है उनकी सैलरी किसी भी लेबर से कम होगी। तो वहां पे किसी भी बड़े से बड़े पोस्ट पे आप लेबर से ज्यादा सैलरी नहीं ले सकते। तो इस तरह का जो सिस्टम है वहां पे पूरी तरह से पावर, तो ब्यूरोक्रेसी कैसी होगी, पूरी तरह से आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड होगी। अब इन्होंने इसके बाद एक दो और चीजें बता सकता कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ऑलमोस्ट फ्रेडरिक्स की तरह डेवलपिंग और डेवलप जो नेशंस हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन को उसी तरह से कंपेयर किया। तो एफडब्ल्यू रिक्स जो हमने पढ़ा उसमें एग्जैक्टली जो बातें कहते हैं कि किस तरह से वहां पे फोकस्ड होगा, ब्यूरोक्रेसी वेल डेवलप होगी और डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं होगी, इसको भी वही बताते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है एफडब्ल्यू रिक्स या दूसरे लोगों से। तो यहाँ पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।